हुआ था और आज ही के दिन उनकी शहादत हो गई थी। तो हम उन शहीदों को, वो किसान, गरीब, गांव मजदूर के परिवार से वो गए थे और उस देश की सीमा पर रक्षा में ही उनकी प्राणों को अपना आहूत कर दिया। आज सभा का मैं शुरुआत उनके श्रद्धांजलि से शुरू करता हूं। और आज इस 262 शहर उत्तरी विधानसभा मोहम्मद अली साहब आज से 22 साल पहले अपना दल में मंडल प्रभारी हुआ करते थे। हमारे ताल्लुकात इनसे सन 98-99 से जब सोनेलाल पटेल साहब अपना दल बनाए थे, उस समय के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर नूर आलम साहब के अटाले आवास पे उनके हम लोग मुलाकात इनसे हुई थी 22 साल पहले। और यूनिवर्सिटी में मैं लॉ फाइनल ईयर कर रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी महामंत्री का चुनाव लड़ रहा था। उसी समय से इनके हमारे ताल्लुकात हैं। बहुत जुझारू, कर्मठ और हमेशा जो आपने बताया कब्रिस्तान के मैटर, हमेशा ये यहाँ के लोगों के लिए खड़े रहते हैं। न किसी का तबका देखते हैं, न किस तबके से को बिलोंग करता है, हमेशा उस समाज के लिए खड़े रहते हैं। और आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली साहब, हमारे साथ पार्टी के स्टेट वर्किंग कमेटी के सीनियर मेंबर डॉक्टर कुरैश अहमद जाफरी साहब, मंडल प्रभारी मोहिबुल हक साहब, नगर अध्यक्ष शफीक साहब, महानगर महामंत्री नासिर फाकरी साहब, फजल फाकरी साहब, सेबू नेता तारिक अंसारी, सेबू नेता, यूडीएफ के पूर्व नेता एमआईएम की, इन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष के सामने सदस्यता भी ग्रहण की थी 2018 में अक्टूबर में। बड्डे भाई, इनको फखरुज्जमा साहब कहते हैं, प्यार से इनको बड्डे भाई कहते हैं, हमारे बड्डे भाई। और हमारे साथ जिला कमेटी में रहे मुजीबुर रहमान साहब, जो सभा का संचालन कर रहे हैं, एडवोकेट है, सोराव करछना तहसील में प्रैक्टिस भी करते हैं। और हमारे साथ हम लोग के पार्टी के 2000 और एक दिन पहले 13 फरवरी 2014 को जब हैदराबाद से पार्टी अनाउंस हुई, तब से इलाहाबाद के फाउंडर मेंबर मिराज अहमद साहब और महानगर अध्यक्ष के साथ साथ उनके साथी जमील भाई और लीगल सेल की जो 26 जनवरी को उतरौला बलरामपुर महाधिवेशन में हम लोग की जो लीगल सेल पूर्वांचल की यूनिट की घोषणा हुई थी, उस यूनिट के प्रधान महासचिव राजेश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। प्रदेश सचिव हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो अरुण प्रताप सिंह जी, अभय उदय श्रीवास्तव जी, और यूथ ब्रिगेड के बहुत जुझारू साथी मोहम्मद आमिर साहब, सफाकत साहब बगाड़ा से चल के आए हम लोग के बीच में। फतुहा से भी डॉक्टर सिद्दीक साहब ने कहा, मैं सिद्दीक साहब को बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने घर घर चलो, गांव गांव चौपाल लगाओ, हम प्रदेश कमेटी के लोगों को जो जिम्मेदारी दी थी, हमने फतुहा बाबा आइसक्रीम फैक्ट्री के बगल में मस्जिद से ही हमने हर जुम्मे की नमाज के बाद हम लोग चौपाल लगाते हैं। हमने आप ही के गांव से फतुहा, कहरा, मुंतजीपुर, जलालपुर, अब तमाम विधानसभा प्रतापपुर में हम लोग की हर जुम्मे की नमाज बाद, कल भी हम लोग, परसों भी हम लोग कहरा की मस्जिद में चौपाल लगा चुके हैं। तो हम लोगों ने प्रतापपुर में हर वहाँ एक एक मस्जिद के जुम्मे की नमाज बाद हम लोग चौपाल लगा के हैंडबिल के माध्यम से 2014 से 20 के बीच में जो पार्टी की उपलब्धियां रही, हम लोग हैंडबिल के माध्यम में आपके विधानसभा में बांटने का काम और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग के साथ शफीक भाई जो मंसूराबाद से, यूसुफ भाई, मोहम्मद अहमद भाई, और अभी कल ही हमारी पार्टी के शोएब जाफरी साहब लोअर कोर्ट के सीनियर लॉयर, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं इस मीटिंग में। शोएब जाफरी साहब भी हम लोग के बीच में है। और इलाहाबाद के मंडल प्रभारी निसार अहमद साहब भी अपने कई साथियों के साथ एमआईएम लीगल सेल की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की। सल्लापुर से यूसुफ हारून भाई, मौलाना तहमुल हसन हुसैन साहब और तमाम मंचासीन साथी। बच्चे भाई, माजरा चाहता हूं आपका नाम। साथियों, आज आप लोग जो सुबह 11 साढ़े 11 बजे से जो बैठ के अपने एमआईएम की विचारधाराओं को तमाम वक्ताओं ने बताया, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो यहाँ दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों के बीच में जो सेकुलर पार्टी के जो चपरासी है,
वो एक सवाल करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। सवाल करते हैं कि नहीं करते हैं कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम चैनलों पे मैं डिबेट में जब बैठा, मुझसे भी क्वेश्चन किया टाइम्स नाउ में, CNN में, कि हम बीजेपी की बी टीम है। एक चैनल ने हमसे कहा आपकी वजह से सरकार नहीं बन पाई बिहार में। हमने उस चैनल में कांग्रेस के तहसील पूनावाला थे, भाजपा के राज्यसभा सांसद भी थे और तमाम पार्टी के टीएमसी के भट्टाचार्य और टीएमसी के प्रवक्ता भी था। मैंने कहा कि 2015 में आप बताओ सीमांचल की जो 24 सीटें थी, हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़े? हम सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़के 86,000 वोट पाए। और जब वहां लड़ाई महागठबंधन और बीजेपी के बीच में थी, हम 24 से घट के 6 सीटों पे ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट उतारे, हमें 86,000 वोट मिला, हमारा खाता नहीं खुला। लेकिन जहां जहां हम लड़े वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, वहां आरजेडी और कांग्रेस का कैंडिडेट जीता सीमांचल में। 2015 में कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ी? 40 सीटों पर चुनाव लड़कर 27 एमएलए जिता ली। और 2020 का इलेक्शन चला और कांग्रेस को यही महागठबंधन ने 70 सीटें दी और वो 27 से घटकर 19 उसके विधायक जीते। हम गठबंधन जो 6 पार्टियों का हुआ था बहुजन समाज पार्टी के साथ, आप बताओ ईमानदारी से, हम 5 सीटें सीमांचल में जीते। हमारी वजह से जमा खां साहब जो बिहार यूपी के बॉर्डर की सीट है, वहां से बहुजन समाज पार्टी का खाता भी हमारी वजह से खुला। वो महागठबंधन 6 सीटों पर हम जीते और ये महागठबंधन 112 पे आके रुक गया। 112 और 6 कितना होता है? 118। 123 की बहुमत की जरूरत थी। अगर कांग्रेस 8 अपने पुराने विधायकों को जिता लेती या अपना प्रदर्शन बरकरार रख लेती तो वहां सरकार किसकी आज होती? 40 लड़के 27 जीते, 70 लड़के 19 जीते। वहां सोनिया गांधी प्रचार करने नहीं गई, प्रियंका गांधी प्रचार करने नहीं गई। इस देश का प्राइम मिनिस्टर 70 साल 71 साल का होके 18 रैली करता है, ओवैसी साहब 65 रैली करते हैं और राहुल गांधी प्रियंका गांधी पिकनिक मना रहे थे। वो बिहार जो पूरे देश की निगाह लगी हुई थी उस बिहार पे कि इस देश में सत्ता परिवर्तन होगा और एनडीए की हार की शुरुआत जिस तरह 2015 में एनडीए हारी थी, उसके बाद दिल्ली हारी थी, फिर 2020 में इतिहास पलटेगा, बिहार से हार की शुरुआत होगी। लेकिन कांग्रेस ने उनके मंसूबों को कामयाब होने दिया। आज ये जो महागठबंधन सरकार में नहीं है, आप बताओ किसका इसका दोषी कौन है? हम तो सिर्फ 20 सीट लड़े, हम 20 सीट लड़कर 5 एमएलए जिता लिए, बाकी सीटों पे हम सेकेंड और थर्ड पोल किए। लेकिन आप बताओ बाकी 223 पे आपका मुकाबला किससे था? हमने तो जो सवा लाख कोचा धामन में जो कि हाट में हम सवा लाख वोट से चुनाव जीते। आप यकीन करिए उसमें 1.25 लाख में 25 से 50,000 हमें हिंदू भाई ने भी वोट दिया, हमारे काम को, हमारे किरदार को देखते। सीमांचल में बाढ़ आई 2015 के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के बाद। ये लोग कहते थे चुनाव में आ गए हैं, मेढक है, चुनाव में मेढक है, चुनाव बाद ये गायब हो जाएंगे। लेकिन बिहार में सीमांचल में सैलाब आता है, उस सैलाब में सोनिया गांधी के यहां से कोई मदद नहीं आती है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के यहां से कोई मदद नहीं आती है, मायावती के यहां से कोई मदद नहीं आती है। मदद आती है तो हैदराबाद के सांसद के यहां से डॉक्टर और दवाई की टीम लेके वहां सीमांचल में अपने भाइयों गरीब मजलूमों के लिए खड़े रहने वाले बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की टीम है। और करुण इमाम साहब की टीम की वजह से जो हमने 5 साल लगातार वहां काम किया, उसकी वजह से बिहार में आज हम 5 विधायक जीत के गए। बिहार इलेक्शन के बाद वहां एक माइनॉरिटी की लड़की के साथ एक और विशेष के लड़कों ने रेप किया। आपने गिनती करते हो, चुनाव जीतने के बाद 18 मुसलमान एमएलए जिता लिए, 22 जिता लिए, 27 जिता लिए, आपका सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन उस लड़की की आवाज उठाने वाला कांग्रेस आरजेडी के मुसलमान एमएलए नहीं थे। सबसे पहले अख्तरुल इमान साहब ने उसके लिए सदन में आवाज उठाया, कहा कि चलने नहीं देंगे विधानसभा अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। 3 लड़कों की 24 घंटे के अंदर सरकार ने लड़कों, तीनों लड़कों की गिरफ्तारी करवाने का काम किया। हम पे जो आरोप लगता है कि ये कट्टर मुस्लिम है, ये कट्टरवादी है इनके अंदर, मैं आपको बता देना चाहता हूं नौजवान साथियों, 2 मार्च 1958 की जब हमारी पार्टी की बुनियाद पड़ गई, 2 मार्च बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने जब इसकी बुनियाद रखी, हम 2014 के बाद कहीं चुनाव नहीं लड़ते थे बाहर। 14 तक हम आंध्र तक सीमित थे। हम तेलंगाना, इस समय का तेलंगाना, उस समय का आंध्र प्रदेश, हम चुनाव नहीं लड़ते थे बाहर। 2 मार्च 1958 की पार्टी 62-63 साल से आज तेलंगाना में अपना वजूद क्यों बनाई है, इसका भी आपने कभी सोचा? तमाम माइनॉरिटी की पार्टी आई,
यूडीएफआई चली गई, आईयूएमएलआई का केरल तक सीमित रह गई। क्या वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में आज इस पार्टी की डिमांड है, हर नेता इसको अपने गठबंधन में लेने को तैयार है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चंद्रयान गुट्टा से सन 99 से मिले हैं। आप अकबर साहब की कारस्तानी सुन लो, तब आप कहोगे कि हम सेकुलर है कि कम्युनल है और हम किसके लिए काम करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वो शख्स है जो तेलंगाना के असेंबली में खड़ा होकर शिवरात्रि के लिए 2 दिन छुट्टी मंगवाने के लिए सरकार से लड़ता है, क्वेश्चन पुटअप करके। उन्होंने कहा ईद में 2 दिन छुट्टी होती है, 25 दिसंबर को क्रिसमस में 2 दिन छुट्टी होती है। हिंदू भाई हमारा व्रत रखता है, शिवरात्रि में भी मुख्यमंत्री जी मैं मांग करता हूं कि शिवरात्रि में भी 2 दिन छुट्टी करिए। उसी समय तेलंगाना का मुख्यमंत्री उठ के अनाउंस करता है शिवरात्रि में भी 2 दिन सरकारी छुट्टी होगी। ये अकबर साहब ने किया। और अकबर साहब विधानसभा में पहुंचने के बाद 99 से लेकर आपने सोचा लगातार 5 बार एमएलए, 11,000 से जब अपनी मार्जिन शुरू की, आज 1.25 लाख 1.5 लाख से हिंदू या मुसलमान त्योहार की तरह वोट देता है। क्यों? वहां जो गरीब हिंदू लड़कियां हैं और जो गरीब मुसलमान लड़कियां हैं, शादी मुबारक और लक्ष्मी योजना, ये अकबर साहब ने हिंदू और मुसलमान गरीब लड़कियों के लिए बकायदा विधानसभा से 2-2 लाख रुपए का पास करवा के रखा है। और ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी जो हैदराबाद में चलता है, अब उसकी आमोर उन्होंने हैदराबाद जब सीमांचल में हम जीते, ओवैसी स्कूल ऑफ स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज के खोलने का अनाउंसमेंट ओवैसी साहब ने हैदराबाद से कर दिया कि आमोर में मिलेगा। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी के डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो अभी मुझे भाई बता रहे थे, जो 15,000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते, उसमें 1,500 हिंदू बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी किताब कलम देते, जो समाज का सबसे निचला तबका है। इस वजह से आज हमारा वजूद है। हैदराबाद एक बार चले जाइए, हैदराबाद एक बार चले जाइए, हमारे 7 एमएलए, 2 एमएलसी, हमारे सांसद जुम्मा को छोड़कर, फ्राइडे को छोड़कर, शुक्रवार को छोड़कर 1 और 2 लाइन लगती है। प्रोफेसर साहब जानते हैं 10 बजे से 4 बजे तक हमारे कारपोरेटर, एमएलसी, एमएलए वहां रह के मौजूदा लोगों का काम करने का काम करते हैं। इस वजह से 2004 से लेकर 14-19 में हमारी जीत का मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप यहां के नौजवान बुजुर्ग साथियों को भी बता दो, प्रोफेसर साहब जानते भी होंगे, हमको 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका के साथ। ओवैसी साहब लोकसभा में सांसद थे और लेफ्ट की गवर्नमेंट ने सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया था। प्रोफेसर साहब सरकार गिराने की बात चली, मुलायम सिंह अपने 40 सांसदों को लेकर सरकार बचाने में आ गए, क्योंकि उनको अमर सिंह को सेव करना था। और ओवैसी साहब ने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेफ्ट वाले बनाने चले थे कि ये सरकार गिरा के हम भाजपा के साथ चले, भाजपा की सरकार बनवाए। हम 60-60 उनके 62 सांसद थे। ओवैसी साहब ने इसका विरोध किया और विरोध में लेफ्ट वालों ने सियासत डेली के संपादक 2009 के इलेक्शन में उपचुनाव उनके सामने खड़ा हो गया। पूरी लेफ्ट ने समर्थन कर दिया, तमाम पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेटों ने उनके सामने खड़ा कर दिया कि 2009 के 4 के बाद से 9 में ओवैसी साहब को संसद में नहीं भेजने देना है। और उनको हराने के लिए इस देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तक को खड़ा कर दिया, जो दक्षिण भारत के हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा, कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को रोकना है कि दोबारा लोकसभा ना जीतने पाए। लेकिन वहां की आवाम ने हमें 3-3 लाख वोट से सुबह से शाम तक जब काउंटिंग हुई, कोई दूसरा नजर नहीं आया पतंग निशान के अलावा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा। ये हमारा किरदार है, ये हमारा रोल है, इसलिए आज हमारा वजूद है। अभी मुझे भाई ने कहा कि हमारे काम, हम 6 साल सिर्फ 2014 से बाहर 6 साल चुनाव लड़े। और महाराष्ट्र के असेंबली में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, बगल के एक विधायक आजमगढ़ के, उस समय वहां विधायक है, शिवसेना वालों ने भरी विधानसभा में उनको थप्पड़ मारने का काम किया था। गुनाह यह था उर्दू में शपथ ले लिया था। और वही शिवसेना के साथ सबसे पहले जाके गलबैया करके सरकार बनाने वाली, जो शिवसेना कहती थी कि मैंने भी बाबरी मस्जिद में वो किया है, उन्हीं के साथ वो आपका विधायक जाके सरकार को समर्थन देने का काम करता है। वही हमारा रोल देखो, वारिस पठान ने कहा मेरी हत्या हो जाए, मेरे छुरी गले पर रख दो, वंदे मातरम नहीं कहूंगा, मेरे मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। विधानसभा से 2 दिन सस्पेंड हो गए, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाया, क्योंकि मैं मजहब के खिलाफ काम नहीं करूंगा। वारिस पठान साहब के बाद
इम्तियाज जलील साहब, हमारे जो 2 विधायक 2014 में जीते, उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, और हमारे जो मौजूदा सांसद है, होता क्या है, एक सांसद का 10 कोटा होता है सेंट्रल स्कूल में। अगर हम कम्युनल होते, हम इम्तियाज जलील साहब लोकसभा में 3 करोड़ शाही धाम यात्रा के लिए पास करवाते। शाही धाम यात्रा में कौन जाता है? उनके लिए उन्होंने 3 करोड़ अपनी सांसद निधि से, पहली निधि से उनको देने का काम किया। औरंगाबाद में सांसद निधि का 10 कोटा होता है सेंट्रल स्कूल में। वो चाहते तो अपने करीबी, अपने समाज के लोगों के लिए चिट्ठी लिख सकते थे, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे लाइव भी देखा होगा, इम्तियाज जलील साहब ने अपने घर पे, जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने अपने यहाँ मीटिंग रखी है, ठीक इसी तरह एक मीटिंग हुई और सेंट्रल स्कूल का स्टाफ भी मौजूद था, और उन पर्ची रखवा दी सब डब्बे में। उसमें नाम किसका किसका निकला? हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़े सारे बच्चों का निकला। उसमें एक ऐसा नाम निकला जो आटा चक्की में मजदूरी करता था, उस बच्चे को सेंट्रल स्कूल की पढ़ाई में नाम आ गया। और सेंट्रल स्कूल की पढ़ाई एक तरह से फ्री और नंबर 1 की पढ़ाई होती है। ये हमने अपना बांटने का कोटा काम किया। हमने किसी करीबी को चिट्ठी लिखने का काम नहीं किया, जैसे आज के मौजूदा विधायक और सांसद करते हैं। बिहार में हमारे कमरू हैदर साहब 2019 में जो बाई इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन किसका होता है? सरकार का होता है कि नहीं? बाई इलेक्शन में सारी मिशनरी सरकार को लग के जिताने में लगती है कि सरकार के कैंडिडेट को जिताना है। हमने 2019 में किशनगंज की बाई इलेक्शन में स्वीटी सिंह को हराने का काम करके, हम पे जो आरोप लगता था कि ये कम्युनल है, हमने विधानसभा में उर्दू में शपथ ली। और जो पूर्वांचल के हिंदुओं का और बिहार के हिंदुओं का जो सबसे बड़ा त्योहार है छठ पूजा, दिवाली के 6वें दिन होता है, हमने छठ पूजा का पक्के घाट का अपने विधायक निधि से निर्माण करवाने का काम किया। आज तक 74 सालों से जितने विधायक जीत के गए, उस पक्का घाट की मिट्टी का बना है किशनगंज में, हमारे विधायक ने उसको पक्के घाट का अपने विधायक निधि से पूर्वांचल, ताकि हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ ना हो सूर्य नमन के बाद, कि वहां मिट्टी का था, गीला ना पड़े। हम कहा सब कम ले, आप बताओ, ये सेकुलर पार्टियां जो चपरासी है, अभी मुझे भाई ने कहा इनकी हैसियत देखनी हो, चपरासी है। रमजान का महीना आता है कि नहीं आता है? रमजान में सेकुलर पार्टियां क्या करती है? रोजा अफ्तार देती है, पार्टी देती है, बड़ी बड़ी टोपी पहन के आपका वेलकम करती है। कभी मुलायम सिंह के यहाँ, कभी कांग्रेस के यहाँ, बहुजन समाज के यहाँ तमाम लोग रोजा अफ्तार करते हैं। एक पिक्चर आई थी, फोटो आया था, उसमें आजम खान साहब प्लेट लेकर सर्विस कर रहे थे समाजवादी के अफ्तार पार्टी में। मुलायम सिंह को खजूर खिला रहे हैं, अखिलेश यादव खजूर खिला रहे हैं, लेकिन हमारा किरदार देखो, तेलंगाना का मुख्यमंत्री चल के आके हमारे मुंह में खजूर डालने का काम करता है। ये हमारा किरदार है। 2014 में जब तेलंगाना अलग स्टेट हुआ, तो हमने, हमारे 7 एमएलए थे, केसीआर, कलवा कुंडला, चंद्रशेखर राव के पास 56 एमएलए थे, 4 की कमी पड़ रही थी, उसको हमारे 7 एमएलए के समर्थन की जरूरत थी। और कांग्रेस के पास एमएलए नहीं थे, 3 एमएलए थे 2014 के असेंबली में, आज इस बार 6 जीते। हमसे कहा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को डिप्टी सीएम बना दो, होम मिनिस्टर बना दो। हम 5000 करोड़ के एम्पायर के मालिक हैं। ओवैसी स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हम हिंदू मुसलमान का सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। हमें 5000 करोड़ एम्पायर को 10,000 करोड़ एम्पायर की जरूरत नहीं थी। हमने कहा आप 5 काम कर दो, हम आपको बिना शर्त समर्थन दे देंगे। केसीआर साहब ने कहा कि आप अपनी मांगों को दो, मैं जिस दिन बहुमत सिद्ध कर दूंगा विधानसभा में, आपकी 5 मांगों को पहली बहुमत सिद्ध होने के बाद लागू कर दूंगा। वो 5 मांगे क्या थी? हमने कहा उर्दू को इस सूबे की सेकेंड सरकारी जुबान बना दो, और फलकनुमा वहां का जो कॉलेज है पूरे स्टेट के माइनॉरिटी का, उसको आप गोद ले लो। एक मिनिस्टर के साथ एक उर्दू ट्रांसलेटर, 90 उर्दू मीडियम के स्कूल, और माइनॉरिटी का बजट 400 से 2000 कर दो, और 4% रिजर्वेशन माइनॉरिटी का जो है उसको 12% कर दो। जैसा ही बहुमत सिद्ध किया, हमारी 5 मांगों को केसीआर ने विधानसभा में अनाउंस कर दिया, ये 5 मांगों को हम लागू करते इस प्रदेश में। ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा रोल है। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बीजेपी के बी टीम होते, जैसा अभी कहा संचालक महोदय कि जो तमाम आरोप लगता है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने आ गए, अगर हम भाजपा को फायदा पहुंचाते, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन चल रहा था, 10 दिन लगातार डिबेट में था, उनका राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हमसे डिबेट कर रहा था,
मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का ये फेलियर है, तो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा आरिफ इकबाल साहब आप बता दें कहां से भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है, हम तो इतनी सीटें जीत लिए। हमने कहा इस पार्टी का सबसे बड़ा फ्लॉप शो आपने हैदराबाद के रोड के ऊपर दिखा दिया कि सूबे उत्तर प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री जिन 3 वार्डों में घूमा वो 3 वार्ड चुनाव आप हार गए। अमित शाह जिन वार्डों में रोड शो किए हार गए। क्या कोई नगर निगम के इलेक्शन में कभी आपने सुना किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सूबे के कई सूबे के मुख्यमंत्री, पूरे उनके सांसद, विधायक, सारे उनके कार्यकर्ता सड़कों पर स्मृति ईरानी से लेकर तमाम स्टार प्रचारक नगर निगम के इलेक्शन में गलियों में घूम रहे थे हमको हराने के लिए। हमने 5 हिंदू प्रत्याशी को टिकट दिया और हमने हराया किसको? हमने सामने कांग्रेस के 3 मुसलमान कैंडिडेटों को हमारे हिंदू कैंडिडेटों ने हरा दिया। हम 44 पे 44 जीत गए, हमारा वोट शेयर बढ़ गया, हम किंग मेकर की भूमिका में आ गए। हमने कहा सुधांशु त्रिवेदी जी घबराइए नहीं, आपकी फेलियर है, ना आपका मेयर बनने जा रहा है, ना आपका डिप्टी मेयर बनने जा रहा है। आपने केसीआर साहब का 99 से 56 पे ले आए, हमारा अपने एक बाल ने हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बरकरार रही, हम अपना वजूद बचा लिए, हम मजबूती से उभर के आए हैं। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की ग्रेटर हैदराबाद के इलेक्शन में आ गई और आप वहां जादुई बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। ये हमने बैठ के टीवी शो पे कहा। आप बताओ अगर हम भाजपा की बी टीम होते, अभी अहमदाबाद में छोटू भाई वाजपेयी भारतीय ट्राइबल पार्टी जिसके 2 एमएलए हैं, राजस्थान में 2 एमएलए हैं, आप लोग कहते हैं कुछ लोग 1 जीत के जाओगे क्या करोगे? अभी बिहार इलेक्शन में एक गवैया कह रहा था 5 जीत के जाओगे क्या कर लोगे? ग्रांट लेने आना है तो मेरे ही पास आओगे। उस गवैये का जो वीडियो वायरल हुआ था, हम उससे पूछना चाहते हैं, ये गवैये ओवैसी साहब ने जैसे ही कहा कि मैं आजम खान साहब से मिलने जा रहा हूं, तुझे क्या हो गया? तेरे आकाओं को क्या होगा कि तुझे 13-14 महीने में फुर्सत नहीं मिली आजम खान साहब के परिवार को? ये वही आजम खान साहब है जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के मुसलमान दलितों पिछड़ों में पार्टी का प्रचार करते थे। आज 14 महीने से राजा भैया के लिए सन 2002 में जो यहाँ बुजुर्ग लोग हैं उनको याद होगा, ये वही राजा भैया कुंडा का जो गुंडा है, वोट के चुनाव निशान पर नहीं जीत के आता था, उसके ऊपर मायावती ने पोता लगा दिया था। और मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह अपने 200 विधायकों को लेकर सड़क पे विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान की खबर बनी थी। लेकिन वही बहेड़ी के बरेली से मंजूर अहमद की विधानसभा पे सरेआम हत्या हो गई, उसके लिए एक शोक सभा तक मुलायम सिंह ने नहीं किया। 2002 की बुजुर्गों, आप लोगों को घटना याद है? फ्रंट पे छपा था बरेली के जो बहेड़ी से जीत के गए थे मंजूर साहब, मुलायम सिंह इसलिए धरना कर रहे थे, एक बार राजा भैया के लिए किए। राजा भैया इनके निशान पे नहीं जीत के आता, ये वही राजा भैया है जो 2012 से 17 की सरकार के बीच में जियाउल जैसे यही बेली में रह के किराए पर रहता, तो मेरा क्लास फेलो था, मुस्लिम छात्रावास में कमरा नंबर 12 में रहता था। और वो इतनी निहायत गरीब परिवार का था कि लॉस डेलीगेसी में रह के सिर्फ चना खा के, एक टाइम का चना खाता था, उसके पास इतने पैसे नहीं रहते थे, सुबह चना खा के शाम को सिर्फ रोटी और सब्जी खा के वो डीएसपी बना था। उसका कसूर यह था कि समाजवादी की सरकार में राजा भैया के जो गुंडे थे उनके लोगों का चार्जशीट से बालू खनन में नाम नहीं निकाल रहा था। उसने अपनी पत्नी से भी कहा था कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। इतनी निर्मम हत्या राजा भैया ने करा दी। और उस हत्या के बाद सरकार ने जब दबाव बनने लगा, इस्तीफा ले लिया और लोकसभा से पहले उसको मंत्रिमंडल में फिर वापस कैबिनेट में बड़े पद पर ले लिया। और आपके ने कहा 49 आपके एमएलए जो जीत के गए थे, उनके 40 विधायक विधानसभा में अखिलेश यादव 5 कालिदास मार्ग पर चल बैठे कि राजा की अगर वापसी नहीं हुई, अखिलेश यादव तेरी सरकार हम गिरा देंगे। 40 विधायक हम लोग हैं, चाहे गाजीपुर का ओम प्रकाश सिंह हो, चाहे गाजियाबाद का हो, सारे विधायक एक होकर जो उनसे संबंध नहीं रखते थे कि हम 40 विधायक एक होकर राजा को जल्दी से कैबिनेट में वापस लो। ये आपकी हैसियत थी कि आपका 49 आपके मुसलमान एमएलए की हिम्मत नहीं थी कि वो अखिलेश यादव का दामन पकड़ ले कि आपने क्या किया। हम अपने समाज को क्या जवाब देंगे कि आपने एक हत्यारे को वापस कैबिनेट में ले लिया? लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 4% वोट के लिए जो आपको 24% की आबादी आपको 90% वोटिंग करती है, आपको मुख्यमंत्री बनाया, देश का रक्षा मंत्री बनाया, आपको कभी 40 सांसद दिया, और आप ये क्या कर रहे हैं? अगर और देखना हो तो मुजफ्फरनगर एक बार चले जाओ। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ठंडी में ये इटावा में सफाई महोत्सव का डांस का आनंद ले रहे थे।
और वहां तो आपके आज भी कैंपों में 50,000 फैमिलियां रह रही हैं। ठंडी में तमाम बच्चों की मौतें हो गई। शिवपाल यादव ने कहा था कि नहीं, नेताजी के कहने पे मैंने वोट दिया। किसको दिया? राम कोविंद को। आप याद करिए 19 फरवरी को 2019 को लोकसभा का आखिरी सत्र का दिन था। ऐ मेरे बुजुर्ग दोस्तों भाइयों, मुलायम सिंह यादव ने हाथ जोड़ के कहा था कि नहीं, मैं नरेंद्र मोदी को इस देश का दोबारा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूं कि इस देश का दोबारा प्राइम मिनिस्टर आप बने और सारे सांसद जीत के फिर आ जाए। ये दुआ दी थी कि नहीं दी थी? क्या आप भूल गए? अगर आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया 22 में, तो आप मुलायम सिंह का समर्थन करते हैं। आपको मालूम है मुलायम सिंह यादव कौन है? अब मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के बारे में जानकारी है? ये मुलायम सिंह यादव कौन है? आपको नहीं पता होगा। मुलायम सिंह यादव 2003 में दंगे के बाद जब गुजरात में कांग्रेस एनसीपी लेफ्ट वाले ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, चुनाव नहीं लड़ाई की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, तो मुलायम सिंह को अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी करना था और 84 सीटों पे अपने कैंडिडेट वहां खड़ा किए जहां 5,000 से 10,000 वोट काट लिया और उतने ही कम वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। नहीं तो 2003 में नरेंद्र मोदी का सफाया हो जाता। ये मुलायम सिंह यादव 3 बार इनको मुख्यमंत्री बनाने वाले अपने वहां कैंडिडेट खड़ा करके वोट काटने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। आप बताओ, बीजेपी के हम बी टीम होते तो अहमदाबाद की रैली में, और आप बताओ लोकसभा चल रहा है, 2 इशू पर भी बात करूंगा आपसे। इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद से जीत के आते हैं, अभी उन्होंने किसका मुद्दा उठाया? आपने 28 सांसद पूरे हिंदुस्तान से 543 की जो जमहूरियत की जो सबसे बड़ी पंचायत है, जहां से कानून बनते हैं, कानून रद्द होते हैं, आपके खिलाफ ऐवानों में जहां कानून बनता है, उस ऐवान में आपका सिर्फ 2 शेर। आप तो खुश होते हो कि 28 हमारे प्रतिनिधि है, लेकिन वहां 2 सांसद 1024 को माइनॉरिटी का बजट काट दिया गया। उसकी आवाज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। टीएमसी का कोई सांसद, चाहे समाजवादी का कोई सांसद, बहुजन का कोई सांसद आवाज उठाया और लोकसभा का सत्र चल रहा, आप बता दो कि आपके लिए आवाज उठाया। और लोकसभा 543 में एक शेर अमित शाह के सामने दलितों, पिछड़ों, बैकवर्डों के खिलाफ एक जो बिल आया एनआरसी, वो एनआरसी का प्रैक्टिकल असम में आप देख चुके हैं मेरे हिंदू भाइयों। दलितों, पिछड़ों, शेड्यूल कास्ट के लोग, असम में 14 लाख हिंदू बाहर हो चुका है, वो ट्रिब्यूनल का चक्कर काट रहा है। 5 लाख मुसलमान बाहर हो गया है, 14 लाख हिंदू बाहर है। इस कानून से हिंदू और मुसलमान दोनों को बर्बादी के लिए अमित शाह ने कर दिया है। अब बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, इन्होंने एक नया सदुफा छोड़ दिया। बंगाल इलेक्शन के बाद इसको हम लागू करेंगे, अब इस पे काम करेंगे। ये चुनावी स्टंट है। ममता बनर्जी के एक प्रवक्ता से हमारी टीवी पे डिबेट हो गई। उसने कहा आपकी 2-3 पार्टियों की 2-3 सांसदों की पार्टी है, आपके 14-16 एमएलए है, हम 34 सांसद, हमारे इतने एमएलसी, हमारे इतने, हम राष्ट्रीय पार्टी है। हमने उनसे कहा, टीवी पे डिबेट है, मैं टीवी सुना भी दूंगा आपको। मैंने उस प्रवक्ता से कहा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, हमें लड़ने का अधिकार है, हम पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे, लेकिन आप एक वादा तो पूरा कर दो। 2011 की सरकार में, लेफ्ट की सरकार ने यूनानी कॉलेज का बिल पास कर दिया था, मान्यता वाला। वहां के पूरे बंगाल के लाखों मुसलमानों का नौकरी रोजगार का भला हो जाएगा, लेकिन 10 साल हो गए, ममता बनर्जी के कान पे जू नहीं रहेगी। मैंने टीवी चैनल पे ही कहा, इस बिल को लागू क्यों नहीं कर देते हो, तमाम लोगों का भला हो जाए। सिर्फ वोट देने के लिए, सिर्फ वोट के लिए आज बंगाल में नौकरियां बेची जा रही है। आज बंगाल का मुसलमान, बंगाल का दलित, बंगाल का पिछड़ा किस हालत में है। अगर अब्बास सिद्दीकी उसके लिए आवाज उठाते हैं, बैरिस्टर सदुद्दीन उसके लिए आवाज उठाते हैं, तो हम अपने समाज, अपनी कौम के लिए आवाज उठाते हैं, तो हम भाजपा की बी टीम हो जाते हैं। आप बताओ, जब ये लोकसभा 2019 में शपथ ग्रहण हुआ, उस शपथ ग्रहण में किसी दलित सांसद ने, बैकवर्ड सांसद ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया? हमारे नेता ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर शपथ लिया। और जब वो शपथ ले रहे थे, उधर सत्ता पक्ष के लोग उन्मादी नारा लगा रहे थे। उस चैनल पे, टाइम्स नाउ पे, मैंने पद्मजा जोशी से कहा कि पद्मजा जी, क्या ये शोभा देता है कि एक सांसद विपक्ष का जब शपथ लेने जाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसे धार्मिक उन्माद नारा लगाया जाए? उसने भी कहा ये तो गलत है।
आप संसद जैसी जगह को, जहां कानून बनने की जगह है, वहां भी आप हिंदू मुसलमान में बांट दे रहे हो। किसी दलित सांसद ने, इतने दलित सांसदों को, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उदित राज, तमाम लोगों को आपने भेजा, लेकिन आप बताओ, जो पूरे दलितों के हाथ पैर हरियाणा में काट के जला दिए गए, गौ के नाम पे गुजरात में दलितों के साथ जो कांड हुआ, आपका एक नेता बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी खड़ा होकर, चाहे हरियाणा हैदराबाद का रोहित वेमुला का मैटर हो, चाहे गुजरात का मैटर हो, वो हर समाज के लिए बोलने के लिए खड़ा होता है। मालूम है आपको 2013 से 14 का जो सत्र चला 2 साल का, हमारे नेता ने कितना क्वेश्चन किया दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए? बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड क्यों मिला? 1068 क्वेश्चन सरकार से करने का काम हमारे नेता ने किया, तब जाकर उनको बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिलने का काम हुआ। आज हमारे नेता पूरे हिंदुस्तान में, हमारा एक विधायक का किरदार देख लीजिए, हमारे सांसदों का किरदार देख लीजिए, हमारे पार्षद के, हमारे जो कारकुनान, हमारे कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं का आप कारकुनान देख लीजिए, जो भी इनकी एक्टिविटी है उनका आप देख लीजिए। कहीं भी मजलिस के कार्यकर्ताओं को आप देखिए, अन्य कार्यकर्ताओं से इनकी पूरी वर्क शैली ही अलग है। चाहे हैदराबाद से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर, बंगाल, बिहार, आज हम 18 स्टेट में यूनिट हमारी काम कर रही है। इस बार हम अहमदाबाद में बहुत मजबूती से नगर निगम के इलेक्शन में हम खाता खोलने जा रहे हैं। हम लोग का जो पार्टी का पार्षद का जो चुनाव होता है, उसको हम बहुत महत्वपूर्णता से, बहुत इंपॉर्टेंस दे के चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद साहब मरहूम, जो 6 बार लोकसभा सांसद थे, उन्होंने अपना कैरियर मल्लीपाली से 62 में सभासद से हुआ था। तो पूरे हिंदुस्तान में जहां भी पार्षद का चुनाव हमारा कोई कैंडिडेट जीतता है, उसको बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में बुलाकर उसका सम्मान समारोह करते हैं। ये हमारी पार्टी का किरदार है, हमारे नेता का किरदार है। हमारे 32 पार्षद उत्तर प्रदेश में 17 में जीते थे, शौकत अली साहब की बड़ी मेहनत की वजह से। तो हमारे 32 पार्षद को ओवैसी साहब ने, और हमने फिरोजाबाद मेयर का चुनाव लड़ा, 56,000 वोट मिला। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट 10,000 वोट ना पाता, मुस्लिम कैंडिडेट, तो हमारा मेयर में खाता भी खुल जाता। हमने डांसना गाजियाबाद में चेयरमैन जीता। उत्तर प्रदेश में संभल में हम 62,000 वोट पाए, विधानसभा में केवल 5,000 से चुनाव हार गए थे, वहां हमने सेकेंड पोल किया। और आपको याद होगा, जब ये 2017 में सरकार आई तो उन्होंने गाजियाबाद हज हाउस को बंद कर दिया था, योगी सरकार, आपको याद है? सही है। गाजियाबाद हज हाउस बनाने के बाद हमने लेटर लिखा उत्तर प्रदेश के सचिव को, और ये कैबिनेट में विचाराधीन, इसका जवाब भी मेरे पास आया। और बाबरी मस्जिद का जो एक पिक्चर वसीम रिजवी ने बनाई, यूथ ब्रिगेड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाजिम अली साहब के ऊपर गंभीर धाराओं में ये सरकार ने FIR लिख दी थी। मैंने उसका हाईकोर्ट से उनका अरेस्ट भी कराया। और उत्तर प्रदेश में जो कहते हैं कि हमारी पार्टी, ये जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कमीशन का वो है, इसमें 18 पार्टियों का सिंबल रजिस्टर्ड है। हम पार्टी के प्रदर्शन के आधार पे ये 17वें नंबर पे पतंग रजिस्टर्ड हो गया है। अब पतंग पूरे हिंदुस्तान में किसी निर्दलीय को नहीं लाभ होगा। हमारा सिंबल रजिस्टर्ड हो गया, पार्टी रजिस्टर्ड हो गई। अब हम धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं इसी अपील के साथ कि जहां भी हमारा कहीं कैंडिडेट चुनाव लड़े, चाहे पार्षद का चुनाव लड़े, चाहे जिला पंचायत का चुनाव लड़े, चाहे विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े, जिस तरह बहुजन समाज अपने झंडे, अपने निशान को पहचान गया है, आप भी अपने झंडे और निशान के, बहुत दिन हम किराए पर रह लिए, अपने झंडे को, अपने निशान को, हरा झंडा और पतंग निशान पर आप वोट करोगे तो आपकी वोट, आपके नेता, आपकी पार्टी, आपकी पहचान होगी। जमहूरियत में, लोकतंत्र में उसकी कोई पहचान नहीं होती जिसकी कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पहचान ना हो। आज आप बताओ, एक वर्ग विशेष की पार्टी जो SP, BSP, शिवमोरी अकाली दल, शिवसेना, TMC, एक वर्ग विशेष, एक स्टेट स्पेशल की पार्टी है कि नहीं? सवा 2012 से 17 के बीच में सरकार थी, तो एक वर्ग विशेष के खिलाफ अगर मुसलमान जाता था, कोई और समाज का लोग एक वर्ग विशेष के खिलाफ FIR लिखाने जाते थे थाने में, तो पूछते थे कि उनके खिलाफ तो FIR नहीं है। ऐसा कहीं ये होता था। और 2012-17 के बीच में सबसे ज्यादा मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? यही बगल के हंडिया में अभी कोर्ट से वह ऑर्डर खाली हुआ है, पूरे कब्रिस्तान को एनक्रोचमेंट कर रखा था। वहीं हंडिया में एक 2015 में दंगा हुआ, मुसलमानों के FIR नहीं लिखी गई, वर्ग विशेष के FIR लिख ली गई, वो भी गंभीर धाराओं में। और इसको कहता है दिमाग खराब है, किसके खिलाफ FIR लिखाने आए हो? वोट हमारा, राष्ट्र हमारा,
85 में 56 एसडीएम तुम्हारा, और लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष आगरा के ऊपर तमाम क्रिमिनल केसेस थे, उसको दरकिनार करके इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में नजीर पेश करने का काम किया। उस अध्यक्ष के ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल के उसको हटाने का काम इस सरकार के 2012 से 17 की सरकार में तमाचा मारने का काम इसी कोर्ट ने किया। आप बताओ 80 से 90% जिसको आप वोट देते हो, और जब सिपाही की लिस्ट आती है, दरोगा की लिस्ट आती है, उसमें आपके समाज के 7 और 8 लोग, 3 लोग, पता चला शिवपाल यादव जी एक लिस्ट दे चुके हैं, उन्हीं का होगा। गाजीपुर में रामकरण यादव जी पूर्व जिला अध्यक्ष थे, ये उनकी लिस्ट है। इलाहाबाद में बाबू जवाहर सिंह की लिस्ट है, तो प्रतापगढ़ में फलाने की लिस्ट है, ये ढुमका की लिस्ट है, फिरोजाबाद। और आप यादव समाज के लोगों से मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव खमरिया बिरादरी से आते हैं यादव में, ग्वाल धरोहर खमरिया, आप गौर करना। मुलायम सिंह यादव फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी के सिर्फ 4 जिले के यादव हैं। जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, इलाहाबाद का यादव नहीं है। हर थाने में चले जाइए तो वहां सिर्फ 4 जिले के 90% यादवों की सिपाही भर्ती हुई है। हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल हुआ था एसपी गुप्ता, आप तो 90% वोटिंग करते हो। 256 लोगों को नौकरी दी गई, एक भी मुसलमान उस लिस्ट में नहीं था। वो 49 एमएलए और सांसद विधायक कहां चले गए? उस एसपी गुप्ता का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? अब मुलायम सिंह का हाथ क्यों नहीं पकड़ लिया अखिलेश यादव का? ये कौन सी सेकुलरिज्म की लिस्ट है कि हमने वोट दिया, आपको सरकार में लाया और उस लिस्ट में एक भी हमारे लोग नहीं है? और सरकारी वकील की लिस्ट आती है, 800 में 7 आदमी आपके रहते हैं, 600 लोग 700 लोग एक समाज के लोग रहते हैं। साथियों, इसी अपील के साथ कि जहां भी हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़े, हम अपने पार्टी, अपने निशान, अपने सिंबल पे अपने कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा ऐवान में भेजने का काम करिए। पूरे हिंदुस्तान में एक ये मिशन की तरह बाबा साहब के संविधान जो उन्होंने दिया उसको बचाने का काम, उसको लड़ाने, उनको महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में संविधान रक्षक के खिताब से दलितों ने नवाजा है बड़ी बड़ी रैलियों में, और वहां की सरकारों ने हमारी रैलियों को देख कर हमारे इंटरनेट कनेक्शन तक बंद कर दिए। ये हमारे नेता की पॉपुलरिटी, प्रकाश अंबेडकर की, तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं। तो आने वाले दिनों में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार को जब आएगी उत्तर प्रदेश में, तो जो पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार के नाम पे बात चल रही, बराबरी की बात चल रही है, इस मुद्दे पे काम होगा। आप अपने नेता को, अपने झंडे को, अपने निशान को पहचान के वोट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।